ये कहानी है उस खौफ की, उस दहशत की जो सिर्फ एक नाम से शुरू होती है, बाबा बॉस। द अनटोल्ड टेरर, एक ऐसा शिकारी जो हर मुश्किल से पार पाने का हुनर जानता था। अगर अपनी वाले पर आ जाए तो तलवार हलक में डालकर जुबान फाड़ डालता था। यह बात 21वीं सदी के आखिर की है, जब एक घातक वायरस के प्रकोप ने इंसानियत को लगभग खत्म ही कर दिया था। धरती पर 20 लाख से भी कम लोग बचे थे और वो सभी अंधे हो गए। आने वाली नस्लें भी अंधी पैदा हुईं। अब सदियों बाद दृष्टि का विचार केवल एक मिथक के रूप में मौजूद था, यहां तक कि इसकी बात करने वाले को विधर्मी माना जाता था। मगर अब सब कुछ बदलने वाला था। वे बच्चे जन्म लेने वाले थे जो दुनिया की तकदीर बदल कर रख देंगे। एक तरफ मगरा प्रसव की पीड़ा झेल रही थी तो दूसरी तरफ उनके कबीले पर आफत आ पड़ी थी। उनके सूंघकर बताने वाले जांबाजों ने घाटी में एक छापेमारी दल के आने की सूचना दी थी। मागरा का पति और इस अल्केनिक कबीले का सरदार बाबा वॉस सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। वो अपनी पलटन लेकर दीवार की रक्षा करने निकल पड़े। जंगल का कोना कोना छान लिया गया, लेकिन कहीं कोई घुसपैठिया नहीं मिला। तभी सूंघकर बताने वालों और भविष्य दृष्टाओं ने बताया कि पहाड़ी के नीचे दर्जनों घुड़सवार और उनके पीछे सैकड़ों की फौज उनकी तरफ चली आ रही है। उनके इरादे वहशी महसूस हो रहे थे। फिर क्या था, बाबा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया और कहा, अल्केनिक हमारा घर है और इसे बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अल्केनिक कबीले में एक बुद्धिमान और दयालु बुजुर्ग महिला थी, पेरिस। वह कबीले की आध्यात्मिक मार्गदर्शक थी। जहां तक उनका अनुमान था, उनके सरहद पर रानी केन के विच फाइंडर्स थे और यहां विच की तलाश में आए थे। यहां तक कि उन्होंने अल्केनिक कबीले के एक आदमी को भी अगवा कर लिया था। जनरल टैमैक्टी जून ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की तो उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया। उसका नाम गेदरबैक्स था और उसी ने संदेश भेजकर उन्हें यहां बुलाया था। आखिर गेदरबैक्स अपने ही कबीले से गद्दारी क्यों कर रहा था? खैर, रानी केन ने जिस विधर्मी को मौत की सजा सुनाई थी, उसकी जानकारी गेदरबैक्स के पास थी। आज से 6 महीने पहले एक महिला उनके कबीले में भटक कर आ गई थी। उसने शरण मांगी क्योंकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अल्केनिक कबीले के मुखिया के कोई बच्चे नहीं थे। ऊपर से वो खुद के बच्चे पैदा करने में सक्षम भी नहीं था। इसलिए उसने उस महिला को पनाह दी और उससे शादी कर ली। लेकिन उस महिला ने उस इंसान का कभी नाम तक नहीं लिया जिसका बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था। पर जब वो कबीले में भटक कर आई थी तो उसने एक हार पहन रखा था, प्यार की निशानी, जिस पर लिखा था जेरलमरेल। वही आदमी जिसे रानी केन ने मौत की सजा सुनाई थी और जिसकी तलाश में जनरल टैमैक्टी जून यहां आया था। हालांकि यहां जेरलमरेल तो नहीं था, पर वो महिला जरूर मौजूद थी जो आज उस शैतान जेरलमरेल के बच्चे को जन्म दे रही थी। वो औरत और बच्चा टैमैक्टी जून का हो सकता था अगर वो कबीले पर हमला करता। टैमैक्टी जून इसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन हमला करने से पहले उसने कबीले की सुरक्षा प्रणाली के बारे में जानने की इच्छा जताई। दूसरी तरफ मागरा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, पहला लड़का और दूसरी लड़की। इधर बाबा और उसके जांबाज दीवार पर घात लगाकर टिके हुए थे। जैसे ही उन्होंने कुत्तों के गुर्राने की आवाज सुनी, सतर्क हो गए। दुश्मन पत्थर की दीवार के नीचे तक आ पहुंचे थे और चढ़ाई करना शुरू कर चुके थे। फिर क्या था, कबीले के लोग उन पर टूट पड़े और ऊपर से ही कोड़े बरसाने लगे। लेकिन यह तरकीब ज्यादा देर तक कारगर साबित नहीं हुई। दुश्मनों ने भी दिमाग लगाया और उनमें से कुछ दीवार पर चढ़ गए। भले ही वे सभी अंधे थे, लेकिन कुदरत ने उनके सूंघने, समझने और सुनने की क्षमता बढ़ा दी थी। उनके बीच जमकर युद्ध हुआ। अल्केनिक कबीले के योद्धाओं ने काफी सारे सैनिकों को मार गिराया, लेकिन वो घटने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे थे। दीवार पर सीढ़ियों की भरमार लग चुकी थी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बाबा ने दीवार की रस्सियों को काटने का हुक्म दिया। रस्सी कटते ही दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आकर दुश्मनों का चूरा बन गया। लेकिन अल्केनिक कबीले की दिव्य दृष्टा अभी भी चिंतित थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि दुश्मन अभी भी घाटी में मौजूद है। वो बिल्कुल सही थी। टैमैक्टी जून ने अपनी आधी सेना का बलिदान देकर उनकी सुरक्षा प्रणाली को तोड़ दिया था और अब वे सिर्फ बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए यह ढलान ही एकमात्र रास्ता था, वो भी फिसलन भरा। इसके अलावा सभी तरफ गहरी खाई और खड़ी चट्टानें थीं, जिन पर चढ़ा नहीं जा सकता था। इसी कारण अल्केनिक के पूर्वजों ने इस जगह को चुना था, लेकिन वही अब उनके लिए एक जाल बन चुका था। वे जान बचाकर कहीं भाग भी नहीं सकते थे। कुछ लोग दीवार तोड़ने पर बाबा वॉस पर सवाल भी उठाने लगे। इसके उलट बाबा ने तुरंत एक बैठक रखी और भालू की खाल से बने जाल इकट्ठा करने को कहा। फिर पत्नी से मिलने चला गया। वहां पता चला कि वो 2 से 3 नहीं बल्कि 4 हो गए थे। बाबा की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसका भी परिवार हो, बच्चे हों।
अब इस अंतिम घड़ी में उसके पास एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। लेकिन बाबा निराश था, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकेगी विच फाइंडर्स उनके लिए आएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने में खबर मिली कि बाबा के बिना ही कबीले वालों ने बैठक पूरी कर ली। वे गुफा के बाहर आ चुके थे। उनमें से बहुतों का मानना था कि मगरा ही वो विच है जिसके लिए विच फाइंडर्स यहाँ आए हैं, क्योंकि उसके आने से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर उसे सौंप दिया जाए तो पूरे कबीले की जान बच सकती है। ऊपर से वे बच्चे बाबा के थे भी नहीं, लेकिन बाबा ने जो कहा उसे सुनकर उनमें सनसनी फैल गई। बाबा ने ललकारा, हाथ और पैरों के बिना आखिर कौन है जो एक औरत और 2 नवजात बच्चों को पहाड़ी से नीचे ले जा पाएगा? जिसको स्वर्ग जाना है आगे आओ, भेज दूंगा। इस गहमा गहमी को सुनकर मगरा की सांसें तेज हो गईं। इसी दौरान पेरिस ने उसे वो संदेश दिया जो जेरलमरेल ने मागरा को यहाँ छोड़ते वक्त दिया था। इस संदेश में बच्चों को लंबी यात्रा के लिए तैयार करने की बात कही गई थी। इधर बाबा का दोस्त अर्का उसकी साइड हो लिया। I stand with Baba Voss. Killing rope. I stand with Baba Voss. Bow Lion. I stand with Baba. साथ ही इलुन और बो लायन भी। मगर वहीं कुछ लोग बाबा को रास्ते से हटाने की धमकी देने लगे। तलवारें खींच गईं और अपने अपने का ही खून बहाने को तैयार हो गए। तभी पेरिस बीच में आई और आगाह किया, बारिश रुक चुकी है। विच फाइंडर्स आधा पहाड़ पार कर चुके होंगे। तुम्हें लगता है कि बच्चों को सौंप देने पर वो सबको छोड़ देंगे? अगर यहाँ एक भी टोना टोटका करने वाला मिला तो सबको जला देंगे। और यहाँ तो टोना टोटका करने वालों की भरमार है। वैसे भी तुम लोग नहीं बचने वाले। वैसे पेरिस को एक गुप्त रास्ता पता था, एक पुल जो उन्हें घाटी के उस पार ले जाएगा। इतने में एक बुजुर्ग महिला ने सवाल उठाया कि ये सब झूठ है। पीढ़ियों से अल्केनिक इस पहाड़ पर हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई पुल नहीं मिला। मगर पेरिस के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने साफ कह दिया, जो रुकेगा उनके साथ बदसलूकी होगी और फिर जला दिए जाएंगे। फिर क्या था, पूरा कबीला पेरिस के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने बाबा को सब कुछ बता दिया। बच्चों के असली पिता वही थे जिन्होंने पुल बनाया था। पुल को कैसे ढूंढना है इसके निर्देश भी उन्होंने दिए थे। और फिर शुरू हुई पुल को ढूंढने की यात्रा। निर्देशों का पालन करते करते वे काफी दूर निकल गए, इतना कि आज तक किसी ने भी इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। जल्द ही पुल उनके सामने था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उधर टैमैक्टी जून कबीले में प्रवेश कर चुका था, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। वो समझ नहीं पाया कि अगर यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर सारे लोग गायब कहां हो गए। उन्हें खोजने के लिए आखिरकार उसने कुत्तों का सहारा लिया। इधर पुल पर लंबी कतार लगने की वजह से पुल हिलने लगा, जिससे 2 लोग खाई में गिरकर खत्म हो गए। जैसे तैसे सबने पुल पार किया और आखिर में जब बाबा की बारी आई तो कुत्तों ने उन्हें ढूंढ लिया। अगले पल टैमैक्टी जून भी वहां पहुंच गया, लेकिन सब शांत हो गए। कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। तभी मगरा के बच्चे रोने लगे, जिससे उनकी मौजूदगी जाहिर हो गई। टैमैक्टी जून ने आगे बढ़कर टटोला तो सचमुच वहां एक पुल था। गुस्से में तिल मिलाकर उसने गेदरबैक्स को उसी पर पटक दिया। खुद गेदरबैक्स भी हैरान था कि वो लोग सालों से रह रहे थे और अचानक यहाँ पुल कैसे आ गया। फिर भी वे पीछे नहीं हटे, बल्कि गेदरबैक्स को चारा बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में बाबा ने पुल की रस्सी काट दी और दूसरी काटने ही वाला था कि गेदरबैक्स मदद गुहार लगाने लगा। बाबा ने उसकी आवाज पहचान ली, उसके आने तक रुका और उसे बचाकर पुल की दूसरी रस्सी भी काट दी। इस तरह वे बड़े संकट से बचकर निकल गए। ये पूरा वाकया टैमैक्टी जून ने संदेश के द्वारा रानी केन को भेज दिया। उनका चील मीलों का सफर तय कर रानी केन के महल में पहुंचा। वो कंजुआ डैम था जिसके अंदर रानी केन रहती थी। टैमैक्टी जून का संदेश पढ़ते ही उसने तुरंत काउंसिल बैठक बुलाई। अब तक वे जेरलमरेल को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने रानी केन की बहन का कत्ल किया था। ऊपर से उसे देखने की शक्ति भी मिली थी। ऐसे लोगों को विचेस माना जाता था और उन्हें खत्म करने के लिए बाकायदा विच फाइंडर्स की एक टुकड़ी थी जिसे टैमैक्टी जून लीड करता था। खबर यह भी थी कि जेरलमरेल के बच्चे पैदा हो चुके हैं और शायद उनके पास भी देखने की शक्ति हो सकती है। इसलिए रानी ने फैसला किया कि जेरलमरेल को खत्म कर उसके बच्चों को रानी के पास लाया जाए। रानी का यह पैगाम जल्द ही टैमैक्टी जून को भेज दिया गया। दूसरी तरफ अल्केनिक कबीले के लोग सुरक्षित निकल गए थे। जिस आदमी ने पुल का निर्माण किया था उसने उनके रहने के लिए एक जगह भी ढूंढ रखी थी। बस उन्हें उसके संकेतों को समझकर आगे बढ़ना था। लेकिन कबीले वाले उस आदमी के बारे में जाने बिना आगे जाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मगरा ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस आदमी का नाम था जेरलमरेल। एक समय था जब वो उसे अच्छे से जानती थी। जेरलमरेल कहता था कि उसके पास देखने की शक्ति है और वो इस बात का प्रचार करता था कि ये शक्ति कभी दुनिया के हर इंसान के पास थी। वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उन्हें देवताओं ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया था। मतलब जेरलमरेल ही वो विच था जिसके पास दृष्टि थी और इसी वजह से उसे मारने के लिए टैमैक्टी जून ने अल्केनिक कबीले पर हमला किया था।
अगर वे जेरलमरेल के निर्देशों का पालन करें तो उन्हें रहने और खाने पीने का ठिकाना मिल जाएगा। सबकी सहमति बनी, जिसके बाद वे 30 दिन और 30 रातों के सफर पर निकल पड़े। कुत्ते कभी उनका पीछा न कर सके, इसका खास ध्यान रखा गया। हफ्तों तक वे पानी पर चलते रहे, जेरलमरेल के बनाए गए संकेतों को सुनते हुए। आखिर में वो जगह आने वाली थी जहां वे 20 लोगों की ऊंचाई जितना ऊंचा झरने की आवाज सुनेंगे। उसी झरने के नीचे एक खाली मैदान था जो उनका नया घर होने वाला था। वे जेरलमरेल के निर्देशों का पालन करते हुए उस झरने के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक संदेश मिला जिसमें सीढ़ी का जिक्र था, जिसके जरिए वे झरने से नीचे उतर सकते थे। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन पार करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसके दोनों तरफ विशाल पहाड़ और सामने नदी थी। दुश्मन आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। वहां जेरलमरेल पहले से ही सब कुछ का प्रबंध कर रखा था। वे काम किए, खाए पिए और मस्त हो गए। लेकिन बाबा सबसे अलग बंदा था। बच्चों को जंगल घुमाने ले गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश चलते चलते वो एक भालू के करीब जा पहुंचा। भालू ने उस पर हमला कर दिया। फिर क्या था, बाबा ने बच्चों को बचाने के लिए जान दांव पर लगा दी। तभी ऐन वक्त पर किसी ने भालू को तीर से मार गिराया। वो बच्चों का असली पिता जेरलमरेल था। बाबा को लगा कि वो बच्चों को लेने आया है, पर बाबा उन्हें देने के मूड में नहीं था। जिस पर जेरलमरेल ने कहा, विच फाइंडर्स मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए बच्चे तुम्हारे पास ही सेफ है, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे मेरे साथ होंगे। फिलहाल उसके ऊपर एक नई दुनिया बनाने का जुनून सवार था, एक ऐसी दुनिया जो उनके पूर्वजों से भी बेहतर होगी। खैर, जाने से पहले उसने बच्चों का नाम रखा हनीवा और कोफून, ताकि जब वे बड़े हो वो उनको उनके नाम से पहचान सके। उनके लिए वो एक बॉक्स भी छोड़ गया जिसे बच्चे जब 12 साल के हो जाए तब उन्हें देना था। बाबा ने सवाल किए तो उसने बताया कि बॉक्स में ज्ञान का भंडार है जिसे हासिल करके एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। बाबा वो बॉक्स झरने के नीचे से उठा लाया और पत्नी को सारा बात बताया। वे बॉक्स को खोले तो सबसे ऊपर एक खिलौना मिला। मागरा समझ गई कि ये खिलौना नहीं, जरूर कोई काम की चीज होगी। इसके बाद बॉक्स में एक संदेश मिला जिसमें जिक्र था कि किताबों को जिस क्रम में रखा गया है उसी क्रम में उसे रखना है। बाबा सूंघकर समझ गया कि ये चीज पेड़ों से बनी है। भला ऐसी चीज नई दुनिया का निर्माण कैसे कर सकती है? पेरिस ने किताबों के बारे में अपनी दादी से सुना था। उनके पूर्वज अपने पूर्वजों का सारा ज्ञान इन किताबों में लिख देते थे। 12 साल बाद जब बच्चे समझदार हो जाएंगे और जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूर्वजों का सारा ज्ञान उनके पास होगा। फिर वो डिसाइड करेंगे कि कबीले के साथ रहना उनके लिए उचित होगा या फिर जेरलमरेल के साथ रहकर नई दुनिया के निर्माण में साथ देना। खैर, ये तो 12 साल के बाद की बात थी, इसलिए मगरा ने बॉक्स को एक पेड़ के जड़ के नीचे दफन करवा दिया। इधर गेदरबैक्स की असलियत खुलकर सामने आई कि क्यों उसने कबीले के साथ गद्दारी किया था, और अब भी वो गद्दारी करने का ही प्लान बना रहा था, क्योंकि सालों पहले बाबा वॉस और पेरिस ने उसकी मां को जलाकर खत्म करवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो एक अजनबी यानी बाबा वॉस को कबीले का सरदार बनाने पर आवाज उठाई थी। अब उससे बदला लेने के लिए गेदरबैक्स और उसकी मृत मां की बहन यानी उसकी मौसी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। गेदरबैक्स प्रतिदिन 3 संदेश पानी में छोड़ता था, इस आश में कि एक ना एक दिन ये संदेश विच फाइंडर्स टैमैक्टी जून को मिलेगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और बीते 3 सालों में टैमैक्टी जून ने सैकड़ों गांव जलाकर खाक कर दिए, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। फिर भी उसे जेरलमरेल और उसके बच्चों का ठिकाना नहीं मिला। इधर मागरा और बाबा समझ चुके थे कि उनके दोनों बच्चों के पास देखने की शक्ति है। कहने पर वो हर कार्य करते थे, लेकिन अगर उनकी आंखों को ढक दिया जाए तो वे कुछ नहीं कर पाते थे। यानी जेरलमरेल ने सही कहा था, ये जुड़वां एक नई दुनिया की शुरुआत है। लेकिन अगर ये बात कबीले में फैली तो उन्हें विच कहकर निकालने की बातें होने लगेंगी। गेदरबैक्स वगैरह तो पहले से ही मगरा को विच समझते हैं, इसलिए उन्होंने इसे राज रखा। बच्चे हंसते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। उनके 12वें जन्मदिन से एक दिन पहले पेरिस उनके लिए गिफ्ट लेकर आई और बॉक्स वाली बात भी याद दिलाई जिसे 12 साल का होने पर बच्चों को देना था। लेकिन मागरा और बाबा ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो जहां है वहीं दफन रहेगा, क्योंकि अगर बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे उन्हें छोड़कर चले गए तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। जहां तक पेरिस का मानना था उनके पास देखने की पावर थी, वे बच्चे दुनिया बदल सकते थे। अगर वे यही पैदा हुए और यही मर गए तो क्या फायदा उनके अनोखा होने का। कुछ भी हो, मगरा इसके आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन पेरिस उनके साथ गेम खेल गई। उनके बिना इजाजत वो बॉक्स जमीन से खोद लाई, फिर सारा किस्सा हनीवा और कोफून को सुनाई। उनके पिता जेरलमरेल ने उनके लिए बहुत सारी किताबों के साथ एक मैसेज भी छोड़ा था जिसे पढ़कर वो डिसीजन ले सकते थे कि आगे क्या करना है। मगर कोफून ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि बाबा वॉस उसके असली पिता नहीं है। वो गुस्से में वहां से चला गया।
अगर ये बात उसने बाबा को बता दी तो फिर हनीवा अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। उन्हें ये मैसेज एक साथ बैठकर पढ़ना होगा। हनीवा ने भाई को मनाया और संदेश पढ़ी जिसमें उनके पूर्वजों के बारे में लिखा था। एक समय था जब हर इंसान के पास देखने की शक्ति थी। उन्होंने दिमाग और ताकत से उड़ने वाली मशीनें बनाई, दूर दराज तक बात की, यहां तक कि धरती से बाहर भी चले गए। लेकिन जब उनकी शक्ति ने धरती को ही नष्ट करना शुरू किया तो भगवान ने उनसे ये वरदान छीन लिया। सदियों बाद ये उपहार लौटाया गया, बस चुनिंदा लोगों को, दुनिया को फिर से बनाने के लिए। मैं तुम्हारा पिता हूं और ये शक्ति मैंने तुम्हें दी है। इसे सही इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी किताबों से सीखो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। जिस दिन लगे कि तुम मजबूत हो, गांव छोड़कर चले आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथ मिलकर हम दुनिया को नए सिरे से शुरू करेंगे। बाबा वॉस चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसी पल वो पेरिस के घर गया, क्योंकि वो जानता था ये काम उसी का होगा। पेरिस ने स्वीकार किया कि उसने बिना इजाजत के बॉक्स खोला था। जर्ला मारेल के लिए वो इतना तो कर ही सकते थे। आखिर वही था जिसने पुल बनाकर पूरे गांव को बचाया था और उनकी सुरक्षा के लिए घाटी के सारे खूंखार जानवरों को खत्म किया था। और बदले में उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, उसके बच्चों को ज्ञान मिले और आगे क्या करना है ये फैसला उन्हीं पर छोड़ा जाए। काफी समझाने बुझाने के बाद बाबा वॉस मागरा से ये राज छिपाने के लिए मान गया, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो वो सारी किताबें जलाकर खाक कर देती। बच्चों के लिए ये और भी बुरा होता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और अब हनीवा और कोफून ने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। किताबों से ही सीखकर हनीवा ने तीर कमान बनाया और उससे शिकार करना भी सीख लिया। उसने बाबा को बम के बारे में भी बताया, जिससे एक पल में पूरी सिटी उड़ाई जा सकती थी। ज्ञान के साथ हनीवा में अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि वो जब चाहे किसी को भी दूर से मार सकती है। खैर, इन दिनों कबीले में प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को नुकसान होने की खबरें अक्सर आने लगी थीं। वे सदियों से एक परिवार की तरह रह रहे हैं, ये आपस में शादी करने का नतीजा था। सिंपल जेनेटिक्स, डीएनए क्लस्टर्स, इसके बारे में हनीवा ने भी किताब में पढ़ा था। इसका मतलब था कि कबीले को नए खून की जरूरत थी। त्योहारों में बाहर निकलकर दूसरे कबीले वालों से मिलना, नए पार्टनर बनाना ही इस मुश्किल से निकलने का रास्ता था। लेकिन बाबा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब कबीले की बुजुर्ग महिला बो लायन की मां ने उसे समझाया कि आखिर वो कब तक मागरा के बच्चों को छिपाने के लिए खुद भी छिपते रहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग इस कबीले को छोड़कर जाने लगेंगे, जिससे इस जगह को ढूंढने में विच फाइंडर्स को ज्यादा देर नहीं लगेगी। आखिरकार मागरा ने एक रणनीति बनाई। त्योहार में लोगों को ले जाने पर सहमति इस आधार पर बनी कि कोई भी ये जाहिर नहीं करेगा कि वे अल्केनिक कबीले से हैं। हनीवा और कोफून भी मेले में जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन बाबा ने उन्हें जाने नहीं दिया। दोनों फिर भी नहीं माने और चुपके से उनके पीछे चल दिए। मेले में हर तरह का सामान बिक रहा था और पार्टनर की तलाश में आए लोगों का जमावड़ा लगा था। चारों तरफ खुशहाली और चहल पहल थी। तभी मामला बिगड़ गया। वहां एक विच फाइंडर था जिसने कई विचेस को पकड़ रखा था और उन्हें मिसाल के तौर पर आग के हवाले कर दिया, जबकि उन पीड़ितों में किसी के पास भी दृष्टि नहीं थी। हनीवा ने बताने की कोशिश की कि वे विचेस नहीं हैं, लेकिन कोफून ने उसका मुंह बंद कर दिया। आज उन्होंने अपनी आंखों से असलियत देखी और तब समझे कि उनके माता पिता सालों से उन्हें क्यों छिपाते आ रहे हैं। इस दौर में किसी के पास दृष्टि का होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। ये देखकर कोफून को उल्टी आने लगी तो वो भागकर एकांत जगह चला गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो स्लेवर के चंगुल में फंस गया। स्लेवर यानी वो लोग जो इंसानों को गुलाम बनाकर मार्केट में बेच देते हैं। जैसे ही सुबह हुई, एक मां अपनी बेटी को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने लगी। ले गए, मेरी बेटी को स्लेवर्स उठा ले गए। इधर हनीवा परेशान थी क्योंकि कोफून भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिना देर किए उसने सारी बात अपने बाबा को बताई। फिर क्या था, वो झटपट कोफून को ढूंढने निकल पड़े। कुछ मील दूर धुआं उठता दिखा, जिसे वो फॉलो करने लगे। उन स्लेवर्स ने मेले से काफी सारे लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें कोफून भी था। कुछ देर बाद बाबा उस धुएं वाली जगह पर पहुंचे तो पता चला कि स्लेवर्स ने यहीं डेरा जमाया था। तभी हनीवा की नजर कोफून के मैसेज पर पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, कृपया इस रास्ते को फॉलो करो। मगरा जब उसे पता चला कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, आखिरकार सब कुछ उसे बता दिया गया। इस बीच स्लेवर्स सिटी में घुसकर एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर आश्रय ले चुके थे। उधर हनीवा को सिटी के अंदर एक और जगह दिखी जहां से धुआं उठ रहा था, जिस पर बाबा ने पूछा, क्या वहां भगवान के बनाए टावर खड़े हैं? हनीवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इस जगह को कैसे जानते हैं। तब बाबा ने जो कहा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने बताया कि अपने जवानी के दिनों में वो भी स्लेवर रह चुका था, क्योंकि उसके पिता और उनके पिता के पिता भी स्लेवर्स थे। मासूम लोगों को गुलाम बनाना, उन पर कोड़े बरसाना, ऐसे माहौल में वो पला बढ़ा। लेकिन बाबा को हमेशा से शांति प्रिय रहना पसंद था, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों में जाकर बस गया।
लेकिन अब बेटे को बचाने के लिए उसे फिर से वही खूंखार अवतार लेना पड़ेगा जिसके नाम से लोग कांपते थे। उसने हनीवा को साथ चलने से मना कर दिया और बस इतना कहा, मैं कोफून को वापस लाऊंगा। सबसे पहले उसने पहरेदारों को बंदी बनाया और वहां पहुंचा जहां गुलामों को कैद करके रखा गया था। पिता को देखते ही कोफून ने अपनी मौजूदगी जाहिर की। फिर क्या था, बाबा ने स्लेवर्स का नरसंहार शुरू कर दिया। एक एक कर दुश्मन आते गए और वो उन्हें चीरता चला गया। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की पर सब नाकाम रहे। लोग कहते थे कि बाबा वॉस के कान सांप से भी तेज सुनते थे। हल्का सा आहट पाते ही वो दुश्मनों का गला चीर देता था। उसकी तलवार की धार के आगे कोई भी स्लेवर टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने स्लेवर्स के मुखिया को भी पहचान लिया, जिसका नाम था वेच, द ग्रेट बाबा वॉस। एक भगौड़ा जिसे खत्म करना किसी भी स्लेवर के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। बाबा को मार गिराना अपने आप में ही एक उपलब्धि थी, इसलिए वेच बिना देर किए उस पर टूट पड़ा। लेकिन बात नहीं बनी। बाबा द वॉस एक ऐसा शिकारी जो हर मुश्किल से पार पाने का हुनर जानता था। अगर अपनी वाले पर आ जाए तो तलवार हलक में डालकर जुबान फाड़ देता था। तो दोस्तों, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा। They are not your children. Where are you?